नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट आने लगी है। एक तरफ चर्चाएं जो मोदी के 75 वर्ष पश्चात मार्गदर्शक मंडली में जाने की हो रही थी, वो चर्चाएं अब योगी को वापस मठ भेजने की होने लगी हैं। तो आखिर मोदी के बाद योगी नहीं तो कौन, और आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने आपको प्रधानमंत्री की रेस से बाहर कर लिया है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये क्या हो गया और कैसे हो गया। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगी जी आदित्यनाथ धन्यवाद कहे प्रज्ञा कि जी। उनको गोरखपुर वापस जाना है, दिल्ली नहीं जाना। केपी मलिक सर, अचानक ऐसे कैसे हो गया? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप पिछला एक दशक से अधिक का समय मोदी और शाह का देखें, यहाँ हर चीज अचानक ही होती है। योगी जी अचानक ही सीएम भी बने थे। अभी आपको ये देखना होगा कि 27 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। अब उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना है, या उनको राष्ट्रपति बनना है, या उनको कहीं दूसरा कुछ करना है, तो इस पर निर्णय होगा। तो नंबर एक और नंबर टू, तो नंबर टू जो है वो नंबर टू नंबर वन बनने की कोशिश करेंगे। जब आप नंबर वन बनने की कोशिश करेंगे तो वट वृक्ष आपके रास्ते में आएंगे। तो वो कौन कौन से वट वृक्ष हैं? एक है लखनऊ और दूसरा है मुंबई। तो इनको थोड़ा किनारे किया जाए ताकि रास्ता क्लियर हो। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के तहत ही इनको लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो 2 दिन दिल्ली में रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन इनको दे दिया गया है कि आप जो है आप अपना निर्णय ले लीजिए। तो उस निर्णय में मुझे लगता है जो इनकी भाषा कह रही है कि मैं काम करते करते मठ की ओर जाना चाहता हूँ, काम करते करते गोरखपुर की तरफ जाना चाहता हूँ। तो ये जो है लखनऊ से दिल्ली की तरफ ना चल के लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ी तस्वीर एक आने वाली है। आपको आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति में होती हुई दिखेंगी। क्योंकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि नंबर टू जो है उन्होंने अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है, और उनका भी एक सपना है कि वो भी नंबर वन के बाद नंबर टू बने, देश के सर्वे सर्वा बने। तो तमाम जो जितने भी उनके मठाधीश हैं, तमाम जो गोटियां हैं वो फिट करने में लगे हुए हैं, अपने कील कांटे तैयार कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी चीज, आप मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, जो इनके विरोधी माने जाते थे और लगातार ये चल रहा था कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे और ये बनेंगे वो बनेंगे, उसमें एक उनके धुर विरोधी हैं जो नुकसान कर सकते हैं। तो खबरें इस प्रकार की भी हैं कि नंबर टू ने वहां प्रणाम भैया कर दिया है और उनका आशीर्वाद मांग लिया है। तो अगर वहां से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जो इस तरह के नेता हैं जो मोदी जी के विरोधी रहे हैं, और वो नंबर टू को आशीर्वाद दे देते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य देश की राजनीति में बनता हुआ दिख रहा है, और खासकर सत्ताधारी दल में बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी भी चीजें हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन देखनी होंगी। जरा खुलकर आपको बताइएगा ये कि चीजें देख के आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है? ऐसे कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद की रेस से बिल्कुल बाहर कर दिया है? क्या हुआ है दिल्ली में जो चल रहा है, वो बताइए। देखिए प्रज्ञा, अगर आप ये देखें कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, उसका सपना होता है कि भाई सियासत के और सरकार के सर्वोच्च पद तक वो पहुंचे। सबकी इच्छाएं होती हैं। क्या राजनीति में जो व्यक्ति आया है, कौन ऐसा राजनीति में व्यक्ति है जो नहीं चाहता वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और ऊपर तक जाए? सबकी इच्छा रहती है और सब कोशिश भी करते हैं। क्या अडवाणी जी ने कोशिश नहीं की थी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए? लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो इस तरह के दांव पेच नहीं कर पाए, और मोदी जी आ गए और मोदी जी बरकरार है। तो इसमें सबकी इच्छा रहती है, सबकी कामना रहती है। तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी मोदी जी के बाद इस सांचे में फिट होना चाहते हैं। तो फिट होने के लिए आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी, तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। तो नंबर टू जो है अपनी संभावनाएं देख रहे हैं नंबर वन बनने के लिए, उसी के तहत ये चीजें चल रही हैं। और ये जो एकाएक योगी जी का बयान आया है, हम इनको उसी से जोड़ के देख रहे हैं कि योगी जी को कोई ऐसी गुट्टी दे दी है। देखिए उसमें कई सारी चीजें प्रज्ञा हो सकती हैं।
जैसा कि मैंने लिखा भी था कि उत्तर प्रदेश, गुट्टी किस बात की, और योगी आदित्यनाथ को डर किस बात का, किस बात की चिंता सता रही है? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव की सत्ता का जाने का डर तो नहीं है कि जो 2024 लोकसभा में दिल्ली के साथ हुआ, कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में ना हो जाए? देखिए प्रज्ञा, राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर आप देखेंगे कि योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पहले बने रहना है, अगर वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे तब कुछ आगे का रास्ता खुलता है। अगर वो मुख्यमंत्री से हट गए तो आगे के रास्ते तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि हमारे पास फॉर्मूले 1 और फॉर्मूले 2 तैयार है। फॉर्मूला 1 तो मैंने बताया था आपको कि बदायूं से होते हुए मथुरा की तरफ चलेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला 2 आता है और फॉर्मूले 2 में एक प्रदेश के 4 प्रदेश बनते हैं, तो बाबा तो फिर एक ही जो 20 लोकसभा का राज्य होगा, बाबा तो उसी के मुख्यमंत्री बन पाएंगे ना, चारों के मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। और अगर 4 स्टेट बनते हैं तो बनाएगा कौन, नुकसान किसको होगा? तो हो सकता है कान में समझा दिया गया हो कि बाबा या तो एक्सेप्ट कर लीजिए और या मठ की तरफ चले जाइए। तो हो सकता है कि बाबा ने एक्सेप्ट ना किया और बाबा मठ की तरफ जाने को राजी हो गए हो। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तस्वीर साफ होने में मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते और लगेंगे। यहाँ पे नड्डा जी से और मोदी जी से मुलाकात करके आए, क्या उस मुलाकात के बाद ही सीन बदल गया? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखेंगे यहाँ एक चीज और है। अगर आप मोदी जी को देखें तो मोदी जी थोड़े से सॉफ्ट हैं, योगी जी को लेके वो उतने सख्त नहीं है। लेकिन अगर नंबर 2 की आप बात करें तो वहां तलवारें खिंची हुई है। तो इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं नंबर 2 को यह भी दिखता है कि चुपचाप मोदी जी कोई ऐसा वायदा इनसे ना कर दें कि बाद में मेरे गले की हड्डी बन जाए। तो वो इसलिए नंबर 2 ज्यादा प्रेशर बनाए हुए हैं, ज्यादा दबाव बनाए हुए हैं। और माना यह जा रहा है कि मोदी जी बहुत ज्यादा अभी इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि मामला ठंडा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर नुकसान हो गया तो फिर देश में भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अब मोदी जी बहुत ज्यादा उस तरह के पावरफुल नहीं बचे हैं प्रज्ञा जी। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी जैसे फैसले लेते थे 24 से पहले, अगर आप 24 में उनकी सरकार बनने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके फैसले लेने के तरीके देखें, उनके भाषण देखें, तो वो 24 से पहले की बात नहीं है। और वो भी मान चुके हैं कि वो दमखम नहीं है। और दूसरी जो बड़ी बात मैं अक्सर कहता हूं कि आज इनको डर, जो 2 बैसाखियां हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वाली, इतना खतरा उससे नहीं है जितना खतरा अंदरूनी है, अंदर से है। ऐसे में मुख्य तौर पे आपको बता सकता हूं कि लगभग 3 से 4 दर्जन ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो संघ की विचारधारा के हैं, संघ की मानसिकता के हैं, और वो भी कहीं ना कहीं विरोध में खड़े हुए हैं। उनको समय का इंतजार है और वो मौके की तलाश में है। तो ये चीज भली भांति नंबर 1 नंबर 2 जानते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान इनको हो सकता है, इसलिए ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं। इसका फायदा संघ उठा रहा है, इसका फायदा आरएसएस उठा रही है, और आरएसएस अपनी तमाम बातें मनवा रही है। और उसके 2 उदाहरण हमारे सामने हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। क्योंकि मैं मानता हूं कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं मोदी शाह की पसंद नहीं है, वो कहीं ना कहीं संघ की पसंद है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं संघ हावी है और संघ अपनी बातें मनवा रहा है। दूसरा जो हम आप चर्चा करते थे अक्सर कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, उसके बाद कार्यकारिणी बननी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए लगातार जिनका नाम चलता था और उसको उनका ये विरोध कर रहे थे, उनके नाम पे भी अब ये सॉफ्ट हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं बनाइए तो उनको कोई दूसरा अध्यक्ष के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो उनको दे दिया जाए। और वो अब जो है नंबर 2 भी उसमें कोई रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, तो इसलिए वो भी संभावनाएं बने। तो परिस्थितियां बदल गई हैं, और वो परिस्थितियां कितनी बदली हैं, कितने आगे तक जाती हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए मुझे लगता है भी कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 21 से 23 जो एक इनका कार्यक्रम है संघ का बेंगलोर में, उस कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद आपको कई ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो मुझे लगता है 23 तारीख तक हमें इसके लिए इंतजार करना होगा।
जी प्रज्ञा। अच्छा, खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी उठापटक होने जा रही है और खबरें कुछ ऐसी हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में केशव जी या फिर किसी और की छुट्टी छुट्टी भी हो सकती है। देखिए प्रज्ञा जी के उत्तर प्रदेश में कई लोगों की कुर्सियां जाएंगी, कई लोगों पाठक को जी या सिंहासन केशव की मिलेगा। छुट्टी हो सकती है, ऐसी खबरें चल रही हैं केपी मलिक सर, आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा जी, मैंने जैसा कि आपको बताया, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। नंबर 2 अपने निजी हित और निजी स्वार्थ देख रहे हैं और उसमें किसी की भी कुर्बानी हो सकती है। जी। और उसमें वो जो उप मुख्यमंत्री हैं आपके उत्तर प्रदेश के, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है नंबर 2 के लिए कुर्बानी देने के लिए। अगर अपने लिए उनको जरूरत पड़ती है तो उनकी कुर्बानी दी जा सकती है, क्योंकि आपको अगर आपको कोई सहयोग लेना होगा या किसी को दबाना होगा या योगी से कुछ करवाना होगा और वो शर्त रख देते हैं इनको हटाने की, तो फिर तो इनको हटाना ही पड़ेगा। अगर वो ये कहते कि मैं उठापटक एक शर्त पे बंद कर सकता हूं कि मेरे दोनों तरफ जो तलवारें लटका रखी इनको तत्काल हटाइए, तो हो सकता है समझौता हो गया हो कि तलवार हटाने का समझौता हो गया हो। तो अभी कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन परिपक्व खबर अभी नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता अभी। लेकिन जी, खबर ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बहुत नाराजगी है। देखिए प्रज्ञा जी, ये तो मंत्रिमंडल को लेके भी नाराजगी है, को भी लेकर नाराजगी। आपको याद होगा पिछले दिनों जो फाइल उत्तर प्रदेश से आई थी, वो फाइल वापस कर दी गई। तो और आप ये बताइए, नाराजगी तो जब से सरकार बनी है 2017 से लेके और आज तक जब हम बैठे हैं, नाराजगी तो हमेशा चल रही है। नाराजगी भी है और सरकार भी चल रही है दोनों तरफ से। आप उत्तर प्रदेश में बड़े मार्जिन से चुनाव भी हार रहे हैं लोकसभा में, लेकिन चल तो रही है, बिगाड़ तो आप कुछ नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी कि नाराजगी से कुछ मामला हल हो रहा है, कुछ किसी का नुकसान हो रहा है, या खाली नाराजगी दिखाने और कहने के लिए ही है। तो ये जो सूत्र कह रहे हैं कि बड़ा राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है, क्या हो सकता है वो राजनीतिक भूचाल केपी मलिक सर, उस पर जरा प्रकाश डालिएगा। देखिए प्रज्ञा, मुझे जो लगता है, जैसा मैंने आपको बताया कि मोदी जी क्या निर्णय लेते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यहाँ होने को कुछ भी हो सकता है कि हम लोगों को तमाशा दूसरा दिखाया जाए लेफ्ट हैंड पे और पता चला राइट पे कुछ और हो गया। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी भी रणनीति रहती है, ये नाम किसी का चलाते हैं, बनाते किसी को हैं। अभी चर्चा ये है कि राष्ट्रपति की दौड़ में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई मेरा जितना होना था हो गया, अब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा और मेरे 5 साल और आराम से बीत जाएंगे। और आपको ये भी है कि राष्ट्रपति के ऊपर कई सारे केस और वैसे भी चीजें नहीं होती हैं, उनका एक सम्मान होता है, तो उससे भी उनको एक बढ़िया निजात मिल जाएगी, एक बढ़िया कवच मिल जाएगा। इस तरह की भी चर्चाएं दिल्ली के लुटियंस जोन में है। दिल्ली के लुटियंस जोन में चर्चा ये भी है। आप योगी आदित्यनाथ की इस बात को कैसे समझ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब मैं काम करते करते गोरखपुर जाना चाहता हूँ, और उनसे सवाल किया गया था कि आपको भाजपा का वारिस कहा जाता है। देखिए प्रज्ञा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी आज भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। जो मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से एक समय में अडवाणी जी को कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता था, उस परिस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई व्यक्ति है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। और कहीं ना कहीं ये बात की जाए केपी मलिक सर, तो सबसे पहले नाम योगी आदित्यनाथ का ही आता है। एक तरीके से ब्रांड योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर कहीं भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जरूर होते हैं। जहां भी चुनाव होगा योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। नहीं, लेकिन उनको प्रचार में जाने से रोकने के लिए भी तो दिल्ली की जो है वो चेन बांध दी जाती थी कई बार, उसको भी तो याद करिए ना। तो वो तो फिर यही जुड़ जाता है ना आके कि अगर वो हिंदुत्व का चेहरा बनते हैं, संघ के लोकप्रिय बनते हैं, जनता के लोकप्रिय बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रियता हासिल करते हैं, तो फिर किसी के लिए नुकसान कर रहे हैं ना। तो जिसके लिए नुकसान कर रहे हैं वो पर कतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो पर कतरने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपना फायदा मिले। मैंने आपको पहले ही कहा कि दो जो वट वृक्ष हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो अड़चन बन रहे हैं, उन अड़चनों को हटने के लिए, जैसे एक तो होता है कि वट वृक्ष को जड़ से ही काट दिया जाए, एक ये होता है कि कई बार हम उसकी जो है कटाई छटाई कर देते हैं। तो कहीं वट वृक्ष कट तो नहीं पा रहा है, तो फिर ये हुआ कि काटो नहीं, चलो इसकी कटाई छटाई कर दो। उस तरह की भी कोई चीज हो सकती है, क्योंकि अगर कटाई छटाई होगी तभी तो कुछ हम कर पाएंगे।
नहीं तो हम दिल्ली में बैठे रह जाएंगे और जो है लखनऊ से या मुंबई से आके कोई यहाँ दिल्ली में काबिज हो जाएगा और हम नंबर 2 के नंबर 2 ही रहेंगे। तो क्या हम नंबर 2 रहने के लिए ही हैं? हमें हमें क्यों अधिकार नहीं है नंबर 1 होने का? तो लड़ाई ये है और ये लड़ाई तो आपको बदल क्या गई लगता है है। कि मोदी के बाद कौन? नहीं नंबर देखिए, नंबर टू ये तो है, भारतीय नंबर टू ये कौन? नहीं नहीं प्रज्ञा, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी में और उनकी रणनीति में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, वो खुद उनको विश्वास नहीं है कि नंबर 1 के बाद नंबर 1 कौन, ये तो कोई भी नहीं कह सकता है ना। हाँ। इसलिए यहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल तो लेकिन कह मैं रहे ये हैं कह कि रहा हूँ मोदी के बाद शाह, अमित शाह। नहीं देखिए, जो मोदी के सूत्र हैं, अमित शाह के सूत्र हैं, जो आरएसएस की विचारधारा के नहीं है वो तो कह रहे हैं अमित शाह, लेकिन जो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं या शुद्ध राजनीति करने वाले लोग तो हैं, सबकी पसंद वो मोदी है, फिर क्या होगा? उनकी काबिलियत पे कोई परेशानी नहीं है, कोई हैरानी नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि संघ और भाजपा के लोग ही अमित शाह की स्वीकारता नहीं है अमित शाह की बहुत सारे लोगों में, इसलिए वो उनको नुकसान हो रहा है। योगी की योगी की स्वीकारता संघ में भी है और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वर्ग में भी है। उसके बाद फडणवीस आते हैं, शिवराज चौहान जैसे आते हैं, फिर तो लंबी तो क्या इसको एक एक लिस्ट तरह आ का जाती प्रेशर है। समझा जाए? ये भी लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इस बात को कुछ लोग 2017 वाला प्रेशर के तौर पर भी देख रहे हैं कि एक प्रेशर स्टाइल है योगी आदित्यनाथ का, कि 2017 में कहीं दूर योगी आदित्यनाथ सांसद थे, कहीं दूर दूर तक मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं, लेकिन फिर अचानक से योगी आदित्यनाथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहीं इसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री के नाम में कोई और नाम हुआ तो देख लेना, बहुत बुरा होगा? प्रज्ञा जी, मैं तो इसको खुली धमकी कहता हूँ। हम्म। आपको ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जी। राजनीति के हिसाब से दो बड़े प्रदेश हैं और भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक बिहार में काबिज नहीं हो पाई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में काबिज होना है तो वहां पे उनको योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति की सहायता लेना ही होगा। दूसरा क्या है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के मामले पे, बाकी मामले पे प्योर सियासत कर लेते हैं, वो भी वहां पे इंजेक्शन लग नहीं पा रहा है बिहार में। तो बिहार इनके लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है और ऐसे में बिहार हाथ में आया नहीं और उत्तर प्रदेश हाथ से खिसक जाए, ये बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी कोई भी पंगा लेना नहीं चाहती योगी से और योगी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा छेड़ोगे तो मठ तो मेरा तैयार है, तो मैं तो अपनी मठाधीशी करूंगा। तो ये मैं इसको एक सीधी सीधी एक धमकी मानी है कि जैसा मैंने कहा कि इनके ऊपर तमाम प्रेशर दिल्ली से आए, तो उन्होंने संघ को और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज दे दिया है कि मुझे अगर ज्यादा छेड़ोगे, मुझे ज्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे तो मैं जो है मठ में निकल लूंगा, मैं गोरखपुर निकल लूंगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये दबाव की रणनीति है। और उस आपको याद होगा कि जो है शेरवानी पहन के कोई दूसरे चले गए थे शपथ लेने के लिए जी जी लखनऊ में, लेकिन बाद में पता चला कि योगी शपथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि योगी अचानक चीजें करते हैं और ये समय आ गया है अभी। अभी आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में वो चीजें तैयार होंगी कि मोदी जी के बाद कौन है, क्योंकि मोदी जी ने खुद फॉर्मूला बनाया था। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई मोदी जी खुद को भी एक्सटेंशन दे देंगे अगर नड्डा को दे दिया है, लेकिन मोदी जी अभी इस परिस्थिति में नहीं है कि खुद को एक्सटेंशन दे सके और मुझे नहीं लगता वो खुद को एक्सटेंशन देना भी चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार बहुत कमजोर है। सरकार बाहर से भी जा सकती है, सरकार अंदर से भी जा सकती है, इसलिए वो इस तरह की परिस्थितियों में फंसना नहीं चाहते और वो बाहर हो जाएंगे। 27 सितंबर 2025 को वो कोई बड़ी घोषणा करेंगे और वो बाहर होंगे और उसके बाद एक रणनीति बनेगी कि अमित शाह बनते हैं या तारीख का इनके भी यहाँ ऐलान को। कर दिया गया मलिक सर। जी प्रज्ञा जी, मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे हैं? आप तो तारीख का भी ऐलान कर दिया मोदी जी की नहीं, विदाई की। तारीख तो 27 सितंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उनकी दो दो डेट ऑफ बर्थ है, एक 17 सितंबर है, एक 27 सितंबर है, तो दो डेट है उनकी। तो हम एक्सटेंशन दे देते हैं 10 दिन वाला उनको, हम कह रहे हैं आप बाद वाली मानिए, 17 सितंबर क्यों माने, आप 27 सितंबर मानिए। तो मोटा मोटी ये है कि 27 सितंबर को तो फाइनल होगा ही। तो मेरा मानना ये है कि मोदी जी इतनी चीजें तो जान चुके हैं और आप देखेंगे
मैं पहले भी कहा आपको कि 2024 के बाद तमाम परिस्थितियां बदल गई हैं। जिस तरह से अमेरिका का प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से रशिया का प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से आपकी विदेश नीति जिसका ढोल पीटते थे कि मोदी जी ने जो है विदेश नीति बहुत अच्छी है, वो ढोल में भी फूटा हुआ ढोल निकला, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है उसमें से। तो तमाम जो चीजें आपने खड़ी करी थी वो ध्वस्त नजर आ रही हैं। तो मोदी जी यहाँ से बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो इसमें से अपना कदम वापस खींचेंगे और वो निकलने में ही अपनी भलाई समझेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और निकलना भी चाहिए। देखिए, आपने एक मुकाम बनाया, आपने एक प्रधानमंत्री इतने दिन रहे, सारी चीजें करी, तो अब आपको निकल लेना चाहिए। और आप खुद ही अपने नियम कायदे कानून बना के खुद ही उनको नहीं मानेंगे तो वैसे भी आपकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, जो बची कुची वो भी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने बनाए हुए नुक्ते पे, अपने बनाए हुए अनुशासन पे चलेंगे और आपको देखने को मिलेगा 27 सितंबर 2025 से पहले तैयारियां और 25 को घोषणा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।